स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चनिंग द कैनन डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आज इस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। द कैनन एंड अस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एम्फेसिस डाली जा रही है उस पर। What were the implications of the study of English literature for people outside the English context? हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट यानी इंग्लैंड में क्या सिचुएशन रही, कैनन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इंग्लैंड के बाहर सिचुएशन कैसी रही उसके बारे में बात करेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ रेलिवेंट पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। जब हम थर्ड वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। As we know, the model of imperialism always projects the ruler as superior to the native. देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जानते भी होंगे आप लोग अगर लिटरेचर को ठीक ठाक से पढ़ा होगा तो मेन चीज़ ये है इसमें जो याद रखनी है। क्या कहा जा रहा है? इम्पीरियलिज्म का जो मॉडल है वो हमेशा क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है रूलर को एज सुपीरियर टू द नेटिव, यानी जिस देश को वो लोग कॉलोनाइज़ करते हैं वहाँ के जो मेन बाशिंदे हैं, मूल बाशिंदे, जो मूल रहने वाले लोग हैं, उनको इन्फीरियर समझा जाता है और ये रूलर्स खुद को सुपीरियर दिखाते हैं। दस इंग्लिश लैंग्वेज परफॉर्म्स अ डुअल रोल। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का एक दोहरा रोल देखने को मिलता है। क्या? ऑन द वन हैंड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज परपिचुएट्स द मिथ ऑफ इंग्लिशनेस बिकॉज द नेटिव और अदर कैन नेवर परफेक्ट द लैंग्वेज, and on the other it inspires the native to behave like the English। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंग्लिशनेस की मिथ परपिचुएट करने का काम लैंग्वेज करती है एक तरफ, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि नेटिव या अदर जो भी हैं, अदर का मतलब यहाँ अदर विद कैपिटल ओ नहीं है, अदर विद स्मॉल ओ है। तो यहाँ सिंपली अदर का मतलब जो इंग्लिश मतलब जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं ला सकते। परफेक्ट करने का मतलब कह रहा है कि कैन नेवर परफेक्ट द लैंग्वेज, तो ये भी एक तरह से एक मिथ ही परपिचुएट किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और कोई नाम दिमाग में ना आए तो शशि थरूर को याद कर लीजिएगा, जिनकी इंग्लिश से लगता है कि अंग्रेज़ भी कांपते होंगे, जिस तरह से नए नए वर्ड्स ये इंट्रोड्यूस करते रहते हैं समय समय पर। एक वीडियो में देख रहा था, सिविल तैयारी करने वाले बच्चे, उसमें एक बच्चा बोल रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम लें इंग्लिश मीडियम लें। तो बोले अगर इंग्लिश थोड़ी भी ठीक ठाक हो तो इंग्लिश मीडियम लीजिएगा। तो बोला नहीं सर, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती तो है लेकिन शशि थरूर जैसे नहीं आती। तो टीचर हंसने लगे कि मतलब देश में कोई और तुलना करने को नहीं मिला आपको, आप शशि थरूर को अपना पैरामीटर बना के रहेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। खैर, ऑन द वन हैंड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज परपिचुएट्स द मिथ ऑफ इंग्लिशनेस बिकॉज द नेटिव और अदर कैन नेवर परफेक्ट द लैंग्वेज। ये मिथ बनाने का काम इंग्लिश करती है, और दूसरी तरफ ऑन द अदर इट इंस्पायर द नेटिव टू बिहेव लाइक द इंग्लिश। दूसरी तरफ इसका ये है कि जो नेटिव लोग हैं उनको इंस्पायर करती है लैंग्वेज कि लोग अंग्रेज़ों की तरह बनने की कोशिश करें, उनका कल्चर अपनाने की कोशिश करें। करते हैं लोग नकल, नीला श्रृंगाला की तरह, है ना, नीला सियार, जिसने अपने आप को केवल नीले रंग के कारण राजा घोषित कर दिया था, और बाद में सियारों की आवाज़ सुन करके वो भी हुआ करने लगा, क्योंकि ओरिजिनली तो था वो सियार ही।
तो ऐसे CRO वाला काम भी लोग काफ़ी करते हैं, इंग्लिश करने पर उनको विवश करती है। दे बिहेव लाइक दैट। दिस इज़ एविडेंट इन मैकालेज व्यूज़ ऑन एजुकेशन। ये एजुकेशन को लेकर के मैकाले का जो व्यू था उसमें भी ये बात क्लियर है एकदम। द इंडियंस वुड बिकम, सेड मैकाले, क्या बनाना चाह रहा था मैकाले इंडियंस को? अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, in other opinions, in morals and intellect, the languages of Western Europe, civilized Russia. I cannot doubt that they will do for the Hindu what they have done for the Tartar. देखिए, पहले के वीडियोस में काफ़ी डिस्कस हो चुका है माइन्यूट्स और मैकाले का जो व्यू था, किस तरह से वो चाहता था कि वो ऐसे लोगों का निर्माण करे जो फ्लैश एंड ब्लड से जो हैं इंडियन रहें, लेकिन वो बिहेव करें अंग्रेज़ों की तरह। द एम्फेसिस इन मैकालेज माइन्यूट्स ऑन एजुकेशन इज़ ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मेन मुद्दा तो ऑब्वियस है कि वही था कि ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाना था इंडिया में। तो ये सारा माइन्यूट में जो अंग्रेज़ी को पढ़ाने के लिए, जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जिस तरह से ज़िद पकड़ी थी मैकाले ने, उसके पीछे मेन उद्देश्य यही था। द एम वॉज टू फोल्ड, कह रहा है कि इसके पीछे उद्देश्य दो था। क्या था? टू रिप्लेस पर्शियन विद इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। पर्शियन का मतलब ईरानी कहा जाता है आज के समय में, है ना। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी तुर्की और उर्दू से मिलती जुलती भाषा। पर्शियन नहीं है ना, पर्शियन है। पर्शियन लैंग्वेज को हटा करके इंग्लिश को रिप्लेस करना एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ये उद्देश्य था उन सबों का। एंड टू पॉजिट इंग्लिश कंडक्ट, और इंग्लिश कंडक्ट यानी इंग्लिश आचार व्यवहार को स्थापित करना। द अप्रोच एज एन आंसर टू द सोशल एविल्स इन इंडिया, और दिखाना कि कैसे समाज में यहाँ पर जो बुराइयाँ व्याप्त हैं उसको लेकर के अंग्रेज किस तरह से डील कर रहे हैं, उसको कैसे हटाने के लिए बड़े प्रयासरत हैं, ऐसा दिखाने के लिए। दिस इज़ रीइंफोर्स्ड बाय व्हाट बेंटिंग सेड टू अलेक्जेंडर डफ इन एन इंटरव्यू। देखिए, बेंटिंग के पहले जो वर्ड लिखा है मैं उसको प्रोनाउंस नहीं किया, मैं करता भी नहीं हूँ। किन्हीं अंग्रेज़ों के सामने जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक कैनन क्रिएट करने का एक तरीका है, या एक हेजिमनी क्रिएट करने का तरीका है कि इन लोगों के नाम के आगे जो सम्मानसूचक शब्द लिखा हुआ है उसका आप प्रयोग करें। तो उसको न ही करें अगर आपको लगता है कि ये इतने भी सम्मान के काबिल लोग नहीं थे। हालांकि बेंटिंग ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी सती प्रथा को हटाने में, लेकिन आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो हर अंग्रेज के नाम के सामने ये वर्ड लिखा रहता है, तो उसे इग्नोर करें। इतने सम्मान की देने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। दिस इज़ रीइंफोर्स्ड बाय व्हाट बेंटिंग सेड टू अलेक्जेंडर डफ इन एन इंटरव्यू। क्या बोले थे भाई बेंटिंग? If there was an opinion on which he was more decided than another, अगर कोई ऐसा ओपिनियन है कि दूसरों की अपेक्षा उसे ज़्यादा अपना व्यू देना हो, तो it was the expediency of teaching English in all our higher seminaries, gradually substituting it throughout every department of government business instead of the Persian which ought as soon as possible to be abolished। देखिए, यहाँ पर भी बेंटिंग के बातों से भी क्लियर है कि वो भी यही चाहता था कि पर्शियन को हटा करके इंग्लिश को जो है हर तरह से गवर्नमेंट के कामों में, गवर्नमेंट की लैंग्वेज के रूप में जो है स्थापित किया जाए। ऐसी बड़ी दिली इच्छा थी बेंटिंग की भी। द एसोसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विद द इम्पीरियल एजेंडा इज़ पैराडॉक्सिकल। बड़ी मज़ेदार बात है। कह रहा है कि जो जिस तरह से जुड़ाव है इम्पीरियल एजेंडा के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का, है काफ़ी पैराडॉक्सिकल है। क्यों पैराडॉक्सिकल है? काफ़ी अपने आप में उल्टा है। कुछ ऐसा इसलिए भी था कि उन सबों ने सोचा था कि अपनी भाषा सिखा करके और अच्छे से काम करा लेंगे, और हमने उन्हीं की भाषा सीख करके उन्हीं को दफना दिया, यानी उन्हीं के ताबूत में कीले ठोक दी हमने। कैसे? देखिए आगे शायद कुछ दिया हो, देखते हैं क्या क्यों पैराडॉक्सिकल था भाई। इट फंक्शन एज अ मेजर पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन कम्युनिटी। देखिए, है ना, अंग्रेज़ों और
भारतीयों को जोड़ने के लिए कनेक्शन के रूप में ये लैंग्वेज यूज़ की गई हुई। इट मेड द इंडियंस फील लिटरेट ओनली इफ़ दे गेन प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, क्रिएटिंग अ बाबू कल्चर। बाबू कल्चर यहाँ पर ये बाबू बेबी आज वाला बाबू बेबी नहीं है, ये बाबू का मतलब क्लर्क लोगों को भी बाबू कहा जाता है, ठीक है। तो बाबू कल्चर डेवलप बाबू कल्चर डेवलप करने में जो है इंग्लिश ने काफ़ी मदद की उस समय, और लोगों में वो कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर उनमें इंग्लिश भाषा में की पकड़ नहीं है ठीक ठाक उनकी पर्सनालिटी में, तो कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर। और देखिए ना, ये चीज़ उस समय से शुरू है और आज तक चली आ रही है, और इस चीज़ को हम लोग भी खूब बढ़ावा देते हैं। तो बाबू कल्चर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये बाबू कल्चर क्लर्क वाला कल्चर, जो पढ़ा लिखा करके अंग्रेजी पढ़ा करके अंग्रेज़ जो है भारतीयों को क्लर्क बनाना चाहते थे, तो बाबू कल्चर डेवलप हुआ था उस समय। एट द सेम टाइम इट मेंटेन्ड अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, प्रिविलेजिंग द इंग्लिश ओवर द नेटिव। और अंग्रेजी ने ही एक तरह से एक कह लीजिए कि एक डिफरेंस मेंटेन करके रखा हुआ था इंग्लिश जानने वाले और नेटिव लैंग्वेजेस जानने वाले लोगों के बीच। द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव वॉज डेरोगेटेड एंड इट वॉज थॉट दैट द सूनर इट एबोलिश द बेटर इट वुड बी। मतलब कितनी गंदी सोच थी उन सबों की, और वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि जो नेटिव लैंग्वेज हैं वो बेकार हैं, इनको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए और इंग्लिश को जो है ऊपर लाना चाहिए। The language of the native was derogated into words. It was thought that the sooner it was abolished, the better it would be. Somehow or the other, the need was felt to evade native languages. Clearly, native languages could be subjugated by spreading a canonical interpretation among the Indian masses. देखिए, बहुत important word है subjugate करना। subjugate करना का मतलब किसी चीज़ को अगर वो ऊपर है तो ऊपर से नीचे कर देना, एकदम मतलब कह लीजिए कि एकदम marginalize कर देना, subjugate कर देना। तो नेटिव लैंग्वेजेस को सब्जुगेट किया जा सकता था कैसे? कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन दे करके, वही कैनन सेट करके, कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन दे करके इंडियन मासेस के, मतलब उनको बस बता दिया जाए, उनके दिमाग में घुसा दिया जाए, वो ऐसा फील करने लगे कि जो उनको बताया जा रहा है बस वही चीज़ सही है, वही जो है बढ़िया भाषा है, अच्छी भाषा है, बाकी सब बेकार है। आप देखिए ना, मुझे बहुत अफसोस होता है, I feel sorry for those boys and girls who feel very proud in not knowing Hindi or in not knowing their mother tongue. तो ये इससे वो गाना याद आता है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो इंग्लिश को लेकर के चलते चलते हम किस सिचुएशन में आ गए हैं कि आज के बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने उनको ऐसा सिखाया हुआ है। जैसे देखिए क्या होता है, 9, 10, 11, 12 आप अगर एमए कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होगा, अगर कभी टीचिंग फील्ड में जाने का मन हो, ऑब्वियस है कि एमए करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचिंग को लेकर के आपका रुझान होगा। तो 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है उसको आप इंग्लिश कितना भी मन से पढ़ा दीजिए, घोल करके पिलाइए, आप देखिए बच्चा उस ढंग से नहीं पढ़ेगा जिस ढंग से वो जिस ढंग से वो साइंस और मैथ्स पढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके दिमाग में घुसाया हुआ है कि एट दिस लेवल दीज 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी थोड़ा कम रहेगा चलेगा बेटा, इसको कर लो बढ़िया से। तो हमने घुसा रखा है उनके दिमाग में, तो जैसे हमने घुसा है तो रिज़ल्ट क्या आएगा? वही आएगा। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा अंग्रेजी उतने ही मन से पढ़े जितने मन से मैथ्स पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ेगा। हाँ, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लिटरेचर में मन होता है, तो वो इंक्लिनेशन उनका वैसा हो जाता है, वो अलग बात है। अदरवाइज़ जो एक माहौल बना करके आप रखे रहेंगे, जो एक कैनन सेट करके आपने रखा हुआ है, तो बच्चा उसी ढंग से सोचेगा। और क्या कहें, अफसोस होता है गार्जियंस को लेकर के भी, उन्हें भी पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं कि क्या हैं, समझ में नहीं आता है। जो पर्टिकुलर कुछ जो है सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस में रख देते हैं। और ऑब्वियस है, अगर इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप जानते हैं कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, तो दोनों में भाई मीडियम ऑफ लैंग्वेज तो अल्टीमेटली उसको आगे चल करके इंग्लिश को यूज़ करना ही है पढ़ाई के लिए, या समटाइम्स बातों के लिए, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नहीं, 11-12 लेवल तक हमने उसको घोल करके पिला रखा है और ऐसा बना दिया है कि वो साइंस और मैथ्स के अलावा कुछ सोच नहीं सकता।
या अगर बायो का है तो बायो और साइंस, बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। तो ये गड़बड़ झाला है। खैर, तो किस तरह से कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन दिया जाए इंडियन मासेस को ताकि वो अपनी भाषा को ही कम समझने लगें और इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू देने लगें। द नेटिव वॉज सबज्यूम्ड विद इन द मिथ ऑफ इंग्लिशनेस। इंग्लिशनेस के मिथ में नेटिव को डुबो दिया गया एंड बिलीव दैट द इम्यूलेशन ऑफ इंग्लिशनेस कुड प्रोवाइड द इंडियंस विद द रिफाइनमेंट दे अदरवाइज लैक्ड। देखिए, कुछ कमी रह गई है तुम में, कुछ कमी है। अंग्रेजी दवा है। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दवा की तरह है। वो जैसे पाओगे एकदम चंगे हो जाओगे। क्या था बना करके रखा हुआ है। आज भी देखिए ना, कितने इंग्लिश स्पोकन के इंस्टीट्यूट्स जो है कितने फल फूल रहे हैं बेचारे, खूब कमाते हैं। केवल इसी कैनोनिकल आइडिया के कारण ही तो, इस हेजिमोनिक आइडिया के कारण ही तो, जो दिमाग में हमारे घुसा हुआ है, हमारे नसों में घुस चुका है, जो कहता है नहीं इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आज के समय लाइफ में कुछ करना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश आनी चाहिए तो भैया रिटन सही है, ग्रामर सही है, बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आइए स्पोकन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और सीखिए अंग्रेजी। आपकी उस सोच ने कितनों को व्यापार दे दिया है। खैर, हमने भी कुछ समय तक पढ़ाया हुआ है स्पोकन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, लेकिन सच्चाई यही है। हमेशा पढ़ाते समय मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं सिखाने वाला हूँ आपको इंग्लिश बोलना। मैंने हमेशा लोगों से यही कहा कि कोई भी भाषा सुन करके सीखी जाती है। जितना ज़्यादा सुनिएगा उतने अच्छे से बोलने आएगा आपको। तो बेकार की आइडियोलॉजी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। खैर, आगे बढ़ते हैं। In terms of social groups, this introduced the idea of the elite, one who held some kind of mastery over the English language. तो सोशल ग्रुप में अब देखिए ये भी एक डिवीज़न हुआ। ऐसे लोगों को एलिट समझा जाने लगा जिनको अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा जो है आती थी, उस पर मास्टरी थी उनकी। Thus the English language was privileged over other languages of India. कितनी अफसोस की बात है। जितनी भाषाएं भारत की थी उन सब में प्रिविलेज्ड हो गई इंग्लिश। यानी जो चाहते थे अंग्रेज वो हो गया। The introduction of the English language in the Indian education system influenced its academic as well as social structures. तो अंग्रेजी का यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में घुसना केवल एकेडेमिया को प्रभावित नहीं किया, केवल एकेडमिक फील्ड को प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया। The infiltration of this language into the administrative system and the category of the literary elite affected the thought processes of the educated groups in the seats of learning. क्या कह रहा है? इस भाषा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आना और किस तरह से इसने लिटरेरी एलिट को प्रभावित किया था। क्या प्रभावित किया था? द थॉट प्रोसेसेस ऑफ द एजुकेटेड ग्रुप्स। जो पढ़ाई लिखाई के फील्ड के लोग थे उनकी सोच जिस संग से थी उसको भी प्रभावित किया था इसने, इंग्लिश ने। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हैव कंट्रोल्ड थ्रू इन्फ्लुएंसिंग दोज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, पर्टिकुलरली in the context of imperialist domination. Now think about it. Universities of the first world, फर्स्ट वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी प्रभावित कर रही हैं थर्ड वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन। ख़ास करके जब बात इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन की हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वाले चाहते थे डोमिनेट करना, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप पार्लियामेंट की बात करें ना, अफसोस होगा जान करके कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश के लिए कानून पास होता था कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो उसी तरह से ऐसा भी समय था और आज भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, लिबरलाइजेशन के नाम पर हम देखते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के आइडियाज़ पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच करके उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक
दुनिया के एक कोने से निकला अच्छा विचार अगर दूसरे कोने तक पहुंच करके कुछ अच्छा करता है तो उसमें कोई बुराई है नहीं, लेकिन पूरी तरह से अगर कहा जाए कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलर कंट्री पूरी दुनिया को अफेक्ट करे, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सोचने वाले थिंकिंग बीइंग बस उसी दुनिया के उसी हिस्से दुनिया के उस हिस्से में ही पैदा होते हैं और जगहों के लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा भी तो नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना आवश्यक है। Even as we refer to the larger context of the third world, the examples cited are from our immediate context or specific space in Indian society. थर्ड वर्ल्ड में अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें larger context में, we are not suggesting that the third world is a universal entity and the coordinates in the case of India would be applicable to Africa or Latin America. ऑब्वियस है, थर्ड वर्ल्ड का मतलब केवल इंडिया तो नहीं है ना, इंडिया के अलावा उसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी है। तो जो पर्टिकुलर चीज़ एप्लीकेबल इंडिया पर होगी ज़रूरी नहीं कि वो अफ्रीका पर और लैटिन अमेरिका पर एप्लीकेबल हो ही। द आइडिया इज़ टू पोज क्वेश्चंस वैलिड इन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लमेटिक सो एज टू जनरेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन अदर एरियाज़। मेन मुद्दा है कि क्वेश्चंस पुट किए जाएँ ताकि रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनी रहे। एट द एंड ऑफ द 19th century, the establishment of the Oxford and Cambridge universities signified the materialization of a struggle that stressed the importance of education. और जिस तरह से इस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्या कह रहा है उनका इस्टेब्लिश होना, क्या बताता है, सिग्निफाइड द मैटेरियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रगल दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उस स्ट्रगल का एक मैटेरियलाइज्ड फॉर्म था जिसमें कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता था। हाउएवर दिस एजुकेशन हैड अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, लेकिन इस एजुकेशन का भी कुछ पर्पस था, स्पेशल क्या था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन टर्म्स ऑफ द न्यू बोल्ट रिपोर्ट, बट हाउ डिड द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लैंड अफेक्ट द थर्ड वर्ल्ड। यानी जो प्रोग्राम फर्स्ट वर्ल्ड में चल रहा है या इंग्लैंड में चल रहा है वो थर्ड वर्ल्ड को कैसे प्रभावित करता है, करेगा। द अथॉरिटीज़ फ्रेमिंग द इंग्लिश कोर्सेज इन आवर यूनिवर्सिटीज़ हैव फेस्ड प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका। देखिए यहाँ पर इंग्लिश कोर्सेज के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रेशर कहाँ से रहता है, इंग्लैंड और अमेरिका से। इवन बिफोर द आउटलाइन ऑफ द इंग्लिश कोर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी, द फॉर्मेट टू बी फॉलोड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो कोई भी कोर्स बनाया जाता है तो क्या है, फॉर्मेट जो पहले से बनाया हुआ है उसी को फॉलो किया जाता है। आर लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर हैव टू कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन सेट बाय द ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। इवन हम लोग एज टीचर सजेस्ट करते हैं कि कैम्ब्रिज की डिक्शनरी देखा करो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखा करो, कोई भी लोकल डिक्शनरी मत देखा करो। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम उनकी अथॉरिटी को कंफर्म कर रहे हैं, CONFORM, यानी हम उस पर ठप्पा लगा रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं एक करके कि उनके पास अथॉरिटी है। खैर लैंग्वेज के मामले में तो चूँकि भाषा उनकी है तो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर जो होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इंग्लिश का कोई भी कोर्स अगर प्रिपेयर होता है तो अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेम को लेकर के ही चलता है, उसको ही फॉलो करता है। देयर इज स्पेसिफिक आइडिया ऑफ इंग्लिश दैट इज जनरेटेड बाय दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम अनक्वेश्चनिंगली। इन सबों का, इन यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक आइडिया है और हमें उसको फॉलो करना होता है बिना विरोध किए, बिना क्वेश्चन किए। इट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज दैट स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर कंसिडर देमसेल्व्स क्लोजर टू द इंग्लिश सेटअप एंड देयरफॉर मोर लिटरेट देन अदर्स। देखिए यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि अंग्रेजी पढ़ पढ़ के लोगों को लगता है कि हम अंग्रेज हो गए, अंग्रेजों के हम ज़्यादा करीब चले गए, तो वो औरों को अपनी अपेक्षा इन्फीरियर समझने लगते हैं और अपने आप को ज़्यादा लिटरेट समझने लगते हैं। The courses in English have to be adapted and rewritten taking into cognizance the aspects of literature in one's own context। होना तो ये चाहिए कि जो भी कोर्स या सिलेबस फ्रेम हो रहा है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की लिटरेचर का, तो वो उस जगह के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। दैट वुड बी मोर वर्थवाइल। तो ऐसा अगर होता तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट as a resistance to this imperialist aftermath, eminent teachers from our universities show proficiency and awareness of both English as well as Hindi, Urdu and writings in other languages as well as their translations in English। जो लोग जगे हैं थोड़े से
और इस रेजिस्टेंस को पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस को समझते हैं और ये इम्पीरियलिस्ट एजेंडा को समझते हैं, ऐसे प्रोफेसर्स, इंग्लिश के ही प्रोफेसर्स क्यों ना हो, वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, उर्दू और अदर लैंग्वेजेस की राइटिंग पर भी फोकस करते हैं और उसके ट्रांसलेशंस पर भी फोकस करते हैं, और ये होना चाहिए। देखिए जनरली तो देखा जाता है कि जहाँ तक मैंने देखा हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी में कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला जो है बच्चा वो हिंदी साहित्य पर भी अच्छी पकड़ रखता है। होना चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर जो है रीजन से बिलोंग करते हैं कि आपकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी साहित्य की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना साहित्य है। आप इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी भाषा का साहित्य मालूम होना चाहिए। उससे एक अलग ढंग की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप अपने आप को अंग्रेज़ समझने की गलती नहीं करेंगे फिर, और नहीं आप जो है अपने आप को सुपीरियर समझेंगे औरों से। Thus, we can see the connection between the construction of the canon in the first world and its impact on the third world। तो कह रहा है इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कैनन फॉर्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड में और थर्ड वर्ल्ड में उसका प्रभाव कैसे निकल करके आता है। द कैनन इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। एक ऐसी एंटिटी है कि बहुत दूरगामी परिणाम है इसके, बहुत दूर तक इसका असर होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू फॉर्मुलेट रेजिस्टेंस टू द कैनन। और यही कारण है कि हमें इस कैनन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे सोच के खिलाफ तैयार रहने की ज़रूरत है। दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी सी द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बायसेस बिहाइंड व्हाट वी कॉल द कैनन। इस कैनन के पीछे क्या कुछ बायसेस हैं उसके बारे में बात करनी होगी आगे के पॉइंट में, जो कि हेडिंग है स्लैंट्स इन थ्योरी इन द कैनन। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है ये, और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप एक और वीडियो में हम लोग फाइनल कर लेंगे इसको। विल एंड दिस टॉपिक। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।